Welcome back, dear learners of class 10th. Let us look at fire and ice and find out those figures of speech and literary devices used in this very particular poem, my dear learners. In the last video, I had explained you almost every lines with minute detail of this poem. Now let us look at the literary devices used in this poem, my dear learners. So let us look at the text. See, some say the world will end in fire, some say in ice. So see, just take a notice, pay attention to these. देखिए यहाँ my dear learners, यहाँ जो दोनों जो लाइंस है सेंटेंस की, जो पहली दोनों लाइंस है जो इस पोम की, देखिए दोनों सम से शुरू हो रही हैं. तो यदि पोम की लाइन किसी सेम वर्ड से या किसी सेम वर्ड फ्रेज से या किसी सेम फ्रेज से शुरू हो रही हो तो इसको हम कहते हैं एनाफोरा. रिमेंबर माय डियर लर्नर्स, ANAPHORA. Anaphora is a LITERA. Is a LITERARY. So anaphora is a literary device, 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 in which lines of a poem begin with same word or phrases. PHRASES, phrases. And the good example is this. See, some say. So पोम की दोनों लाइन सम से शुरू हो रही हैं. तो यदि इस तरह आपको पोम की कोई भी लाइन या इस तरह आपको पोम्स की लाइन सेम वर्ड या फ्रेज से शुरू हुई मिलती हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि पोम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज्ड है, तो आप बताएंगे एनाफोरा. एनाफोरा माय डियर लर्नर्स, आई होप इट इज क्लियर. अब देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं. यहीं पर इन्हीं लाइन में और इन्हीं वर्ड्स में देखिए दूसरा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे देखिए, सम से, यानी कि ये वर्ड भी एस लेटर से शुरू हो रहा है, ये वर्ड भी एस लेटर से शुरू हो रहा है, ये वर्ड भी एस लेटर से और ये वर्ड भी एस लेटर से. यानी कि हियर वी हैव द कंसेक्यूटिव repetition sound of S at the beginning of more than one word. अगर आपको consecutive means बार एक के बाद एक आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं पोम की लाइन में जो सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं या सेम साउंड, उनकी बिगिनिंग में सेम साउंड रह रहा है, तो आप इसे कहेंगे एलिटरेशन. ALLITERATION, एलिटरेशन. ठीक है. एलिटरेशन में क्या होगा? रिपीटिशन. या बदल है, एलिटरेशन में क्या होगा? repetition of same sound at the beginning of words, at the beginning of consecutive words, at the beginning of more than one word. एक से ज्यादा शब्द को जो पोम में सेम ही लैटर से या सेम ही साउंड उनके शुरू में है, सो दिस इज एलिटरेशन. तो ये देखिए, ये दोनों जो है वर्ड्स किसके एग्जाम्पल हैं? एलिटरेशन के भी और एनाफोरा के भी. तो यहाँ आपने देखा हमें
इस पोम में अब तक 2 फिगर्स ऑफ स्पीच मिल चुके हैं। पहला एलिटरेशन, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने फिर किया आपको एलिटरेशन। तो मैं आपको यहाँ एलिटरेशन फर्दर आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन और एक्सप्लेन, आगे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो एलिटरेशन आपने देख लिया, पोम में एलिटरेशन है, क्यों? व्हाई? बिकॉज वी फाइंड द एस साउंड at the beginning of more than one word. Here we find 2 words beginning with the same letter, means holding same sound at the beginning. This is alliteration. तो दूसरी figure of speech इस poem में जो use है वो alliteration है. Now have a look of the third literary device, that is symbol. S-Y-M-B-O-L. symbol. Symbol कब होगा? When a certain word is used in a symbolical sense, not in its literal sense. जैसे कि देखिए लिख दे रहा हूं मैं डेफिनेशन, when certain words are used not in their literal not in their literal sense. It is symbol. यहां को ध्यान रखना है कि सिंबल क्या है? when certain when certain words are used not in their literal sense. literal sense यानी कि जो फायर का जो literal sense यानी कि जो डिक्शनरी मीनिंग बता रही है उसका, that is the literal sense. जैसे आइस का मीन स्नो, ये इसका लिटरल मीनिंग है, ये इनकी पहली मीनिंग है। बट यहाँ ये दोनों जो वर्ड्स हैं फायर एंड आइस, ये अपने लिटरल सेंस में नहीं यूज किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना। हियर फायर एंड आइस आर नॉट यूज्ड इन देयर लिटरल सेंस, बट दे आर यूज्ड फॉर डिनोटिंग समथिंग डिफरेंट। जैसे कि फायर का इस्तेमाल किया गया है क्या डिनोट करने के लिए? स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, पैशंस। और आइस का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? हेट्रेड, डिसलाइक। तो इन दोनों वर्ड्स का यूज, these both words are not used in their literal sense, but they are used in a symbolical sense for giving some other meaning, that is symbol. तो इसका symbol के तौर पे यूज किया गया है। तो ये हो गया थर्ड हमारा literary device, that is symbol used in this poem. So hope my dear learner symbol would be clear to you. अब हम अगला इसमें देखते हैं literary device कि क्या है। Just have a look. ये हम लोग का symbol, alliteration and then what? एनाफोरा। ये जो है 3 लिटरेरी डिवाइस हम लोग के क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या कोई और लिटरेरी डिवाइस हमें मिलता है। विद फायर, इट, पेरिश, ट्वाइस, इट, इफ। ये चीज यहां देखिए, इफ, इट, इश, ट्वाइस। देखिए ये सारे, देखिए यहाँ पे बार बार हमें आय का साउंड मिल रहा है। इफ में आय, इट में आय, इश में आय, ट्वाइस में आय। यानी कि जब हमें इस तरह का रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड, इफ वी फाइंड रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड इन राइटिंग, एसोनेंस, ASSONANCE, assonance,
एजोनेंस मीन्स लिख रहे हैं आपको मैं REPETITION, repetition of vowel sound. Repetition of vowel sound is called assonance. So see, if it perish e I का साउंड ट्वाइस, तो देखिए यहाँ पे हमें बार बार आई का साउंड इसमें मिला हुआ है, इट मीन्स एसोनेंस, इसे हम कहते हैं एसोनेंस। तो इस पोम में हमें एसोनेंस में मिला क्योंकि बार बार यहाँ पे हमें आई का साउंड मिल रहा है, एंड आई इज व्हाट, आई इज वावल। सो इफ there is an echo of vowel sound in consecutive words or in one word after the other placed close together, it is called assonance. So assonance भी इस form में use हो रही है. Is that clear, my dear learners? It will be clear to all of you. देखिए हमें assonance, anaphora, alliteration, symbol, assonance ये हमें मिला। Let us look, क्या कोई और figure of speech use हुआ है हमारे इसमें? But if it had, I think I know enough of it to say that for destruction, eyes is also great and would suffice. And would suffice is also. So see, my dear learners, ये जो है हमारी ओम में ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज किए गए हैं उनको हमने इस ओम में इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर होंगे। फर्स्ट आई डिस्कस्ड विद यू विच वन, एनाफोरा, repetition of a certain word or certain phrases at the beginning of more than one sentences, or if more than one sentence of or the line of a poem begins with the same word or phrase, that is anaphora. So anaphora ये हमें मिला इस poem में। anaphora clear है आपको? No doubt at all। क्या कोई और फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ दिखी है? उसको भी हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे, क्या कोई और फिगर ऑफ स्पीच है? तो एक बार इसको आप यहाँ पर देखिए। let me just have a look of the text। एक बार टेक्स्ट हम इस पोम की देख लेते हैं। we shall have a better understanding, because हो सकता है कि कोई मार्क मैंने छोड़ दिया हो और मैंने यहाँ मार्क मैंने लगाना मिस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक पोम की जो है 4th, 5th, 6th और 7th लाइन देखिए। पोम की 1 2 3 4 5 ये 6th लाइन है, 6th लाइन, और ये 7th लाइन। इसको आप देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में इसको कर लिया था कि इसकी जो है राइम स्कीम क्या है ये हम देखते हैं। देखिए पोम की जो 6th लाइन है और 7th लाइन है, इट डज नॉट एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क। अगर जो पोम की कोई लाइन किसी पंक्चुएशन मार्क के साथ एंड नहीं करती है और बिना पंक्चुएशन मार्क के एंड किए हुए दूसरी लाइन में रन कर जाती है या दूसरी लाइन शुरू हो जाती है, इट इज कॉल्ड इंजैममेंट। तो पोम में इंजैममेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। सी दिस, EN JAMENT
P-U-N-C-T-U, P-U-N-C-T-U-A-T-I-O-N, punctuation. सो माय डियर लर्नर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपने लेवल से, अगर जो पंक्चुएशन की स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम हो, P-U-N-C-T-U-A-T-I-O-N पंक्चुएशन। तो ये ध्यान दीजिए कि इंजैम्बमेंट कब होता है फिगर ऑफ स्पीच, जब पोम की कोई लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड कर जाए और दूसरी लाइन शुरू हो जाए, दिस इज कॉल्ड इंजैम्बमेंट। तो आप यहाँ देखिए, मैंने बताया पोम की 6 लाइन हेट देखिए बिना किसी पंक्चुएशन मार्क एंड कर रही है, और पोम की 7th लाइन भी देखिए बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है। यहाँ तक कि पोम की जो है ये लाइन जो है, यानी कि जो 8th लाइन है, वो भी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है। सो रिमेंबर दिस, द लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8 ends without any punctuation mark, my dear learner. So this is a very good example of enjambment. यहाँ लिखा हुआ है enjambment. In enjambment, just a particular line of a poem ends without punctuation mark. यहाँ कर लेंगे punctuation mark. तो this 6th, 7th and 8th line is the good example of enjambment. So enjambment इस poem में भी use किया गया है. So my dear learners, I hope this video of mine may have cleared all your doubts just relating to the figures of speech used in this poem. That's it in this video, my dear learners.